हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, पहले तो आप वीडियो को देखिए। अगर वीडियो आपको क्लियर नहीं दिख रही है तो क्वालिटी को और बढ़ा लीजिए। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की जो है पेपर वन के सब्जेक्ट के बारे में। तो जो आपका पेपर वन है वह है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। तो पेपर वन का जो चैप्टर वन है वह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, पूरा पढ़ लिया है। अगर आप चैप्टर वन का क्लास नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप चेक करिए, सारी वीडियो आपको अरेंज व्यू में मिल जाएगी। क्लासेस को देखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो आज का जो चैप्टर टू है वही हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर टू जो है शिक्षा के उद्देश्य। चैप्टर टू का नाम है शिक्षा के उद्देश्य, यानी शिक्षा का क्या उद्देश्य है। ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि उद्देश्य का मतलब होता क्या है। उद्देश्य जो है किस किस शब्द से मिल के बना हुआ है। उद्देश्य देखिए दो टुकड़ों में मतलब बांटा गया है। उत धन देश। ठीक, क्या है? उत धन देश। अ प्लस ई मिल के ए बना है, संधि पता है ना, तो वही है उत धन देश। तो उत का मतलब होता है ऊपर की ओर। उत का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर। और दिस मिस होता है दिशा दिखाना। ठीक। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए उत प्लस दिस, तो इसका मतलब है ऊपर की ओर दिशा दिखाना। देखिए, उद्देश्य का मतलब अगर आप एक नॉर्मल व्यू में समझे तो उद्देश्य में होता है कि मतलब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसे आपका उद्देश्य क्या है? आपका जो है बीटीसी करने का उद्देश्य क्या है? आखिर आप बीटीसी किस उद्देश्य से कर रहे हैं? तो आपका उद्देश्य है कि आपको टीचर बनना है ना? तो वही कहने का मतलब है कि आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना, वही क्या है? उद्देश्य है। ठीक है। उद्देश्य जो है उत धन दिस, मतलब दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। उत का मतलब होता है ऊपर की ओर और दिस का मतलब होता है दिशा दिखाना। देखिए, उद्देश्य का एक नॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी कार्य को दिशा या निर्देश देना ही उद्देश्य है। जैसे आपने क्या हुआ कि कोई कार्य किया, मतलब कोई कार्य आपको करना है तो उसको कैसे करना है, उस कार्य को कैसे हम समाप्त करें, उसी को क्या कहते हैं? उद्देश्य। कि किसी कार्य को दिशा या निर्देश देना ही क्या कहलाता है? आपका उद्देश्य कहलाता है। ठीक। यह यह स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके पीछे परिणाम या फल जिसे वह प्राप्त करना चाहता है उसी का पता रहता है। देखिए, मतलब क्या है कि यह एक स्वाभाविक है कि जब अगर कोई इंसान ठीक कोई कार्य करना चाहता है या कोई वह टारगेट को अचीव करना चाहता है तो क्या होता है कि उसके पीछे क्या होता है? कोई परिणाम जो है छिपा रहता है, जो वह क्या करना चाहता है? प्राप्त करना चाहता है। जैसे मान लीजिए आपके पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? ठीक। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के बाद आपको कोई ना कोई रिजल्ट तो मिलेगा। आप पढ़ाई करने के लिए कोई ना कोई तो मतलब कि आस तो बना के रख रहे होंगे कि हाँ, मैं इतना पढ़ रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ फल तो प्राप्त होगा ही, है ना? आप अलग अलग जो है एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करेंगे, एग्जाम देंगे, तो आपको क्या होता है? एक आप आशा लगा के रखते हैं कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो वही कहने का मतलब है कि क्या है कि यह एक स्वाभाविक क्रिया है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके पीछे कोई परिणाम या फल प्राप्त होता है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। ठीक। फल प्राप्ति की इच्छा, भावना या विचार ही उद्देश्य कहलाता है। मतलब कि आप जो है किसी फल की प्राप्ति कर रहे हैं या आपकी कोई इच्छा है या आपकी कोई भावना है या विचार है, वही क्या होता है? उद्देश्य कहलाता है। किसी कार्य को मतलब कि किसी कार्य के प्रति आपकी कोई इच्छा है, कोई कार्य आप कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मुझे कोई फल मिले, कोई अच्छा फल मिले, कुछ अच्छे परिणाम मिले, आपका भावना विचार सब क्या है? उद्देश्य ही कहलाता है। ठीक। उद्देश्य का इशारा दूर भविष्य की ओर होता है। अब देखिए, इसका मतलब क्या है? आप उद्देश्य किससे लगा के रख सकते हैं? आपका जो बीता हुआ कल है, पास्ट से तो आप उद्देश्य लगाएंगे नहीं। हमेशा किस में लगाएंगे? फ्यूचर यानी भविष्य से तो ही आपको उद्देश्य होगा कि हाँ, मैं भविष्य में ये करूंगा, मैं भविष्य में पढ़ाई करूंगा तो मुझे जो है मैं
अपना खुद का घर बनाऊंगा। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि जो भी उद्देश्य है उसका इशारा या वह भविष्य की ओर ही होता है। हाँ, पास्ट में कभी नहीं होता है, हमेशा फ्यूचर यानी भविष्य की ओर होता है। जैसे शिक्षा का लक्ष्य, उद्देश्य, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का लक्ष्य क्या है, क्या है, व्यक्तित्व का, चरित्र का निर्माण करना, मतलब किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है या चैप्टर 2 जो है वह शिक्षा का उद्देश्य ही है, कि शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। ठीक, और देखिए यहाँ से आपके दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, दो उद्देश्य लिखिए। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये जो फर्स्ट वाला है, व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्य, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है। आपसे पूछ सकता है कि लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या है, शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या है। तो आप अगर पढ़े होंगे इसके बारे में तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में आप डिटेल से लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो आप अगर पढ़े हुए हैं तो आप इन चारों में से या और भी आगे हैं तो उसमें से आप कोई भी दो लिख सकते हैं। ठीक, तो जो देखिए बहुत सारे उद्देश्य हैं, जो मेन मेन है वो हम पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट उद्देश्य है वह है व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्य और उनमें समन्वय। ठीक, अभी सिर्फ हम हेडिंग पढ़ते हैं, फिर इसको डिटेल में आगे वन बाय वन पढ़ लेंगे। सेकंड है लोकतांत्रिक उद्देश्य। ठीक, थर्ड है चरित्र का विकास। फोर्थ है नागरिकता का विकास। मतलब शिक्षा के उद्देश्य ये है कि आप चरित्र का विकास कर सकते हैं, नागरिकता का विकास कर सकते हैं, लोकतांत्रिक उद्देश्य है। ठीक, आगे आइए देखिए। फाइव है शारीरिक विकास। क्या है, शारीरिक विकास। छठा है मानसिक विकास। ठीक, सेवेंथ है आध्यात्मिक विकास। आठवां है जीविका, जीविकोपार्जन विकास उद्देश्य। ठीक, नाइन्थ है सांस्कृतिक उद्देश्य। ठीक, दसवां है अवकाश का सदुपयोग। ग्यारहवां है राष्ट्रीय एकीकरण। और बारहवां है अंतरराष्ट्रीय सद्भाव। और तेरहवां है सर्वांगीण विकास। देखिए एक क्वेश्चन अब तक यहाँ से बना हुआ है। ठीक, और आपका इन 13 में से कोई भी आप दो लिखेंगे या तीन लिखेंगे, जितना आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षा के किन्हीं दो उद्देश्य तीन उद्देश्य लिखिए। तो बाकी इसमें से जितने उद्देश्य हैं आपको अगर याद होगा तो आप एक दो लिख सकते हैं। और इसमें से जो ये आपका पहला पॉइंट है, यह पूछा गया है कि सामाजिक उद्देश्य के बारे में आप लिखिए, या शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक, चलिए वन बाय वन हम अच्छे से समझ लेते हैं। जो पहला है यही है जो एग्जाम में पूछा गया है, व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्य और उनमें समन्वय। देखिए ये सामाजिक उद्देश्य क्या होता है, व्यक्तित्व उद्देश्य में मनुष्य व्यक्ति को प्रथम माना जाता है, और सामाजिक उद्देश्य में समाज को प्रथम माना जाता है। अब देखिए जो व्यक्तित्व उद्देश्य में इसको सबसे ज्यादा प्रथम किसको माना जाता है, मनुष्य को, और मनुष्य या व्यक्ति को। आखिर व्यक्तित्व आप किसका सुधारेंगे, मनुष्य का ही तो सुधारेंगे ना। तो मनुष्य जो है क्या होता है, प्रथम माना जाता है, और सामाजिक उद्देश्य में समाज को प्रथम माना जाता है। ठीक, परंतु व्यक्ति के बिना समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन व्यक्ति अगर नहीं है तो समाज का कोई भी अस्तित्व है ही नहीं। क्यों, क्योंकि समाज किससे बना हुआ है, हमसे बना हुआ है, आपसे बना हुआ है, आपके आस पड़ोस से बना हुआ है, रिश्तेदारों से बना हुआ है। तो यही कहने का मतलब है, अगर व्यक्ति ही नहीं होगा तो समाज का क्या होगा, कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। ठीक, क्योंकि व्यक्तियों के द्वारा ही समाज की उत्पत्ति हुई है। वही चीज जो मैंने अभी बताया आपको कि व्यक्तियों के द्वारा ही क्या हुआ है, समाज की उत्पत्ति हुई है। इसलिए व्यक्ति और समाज दोनों आपस में मिलकर आगे की ओर बढ़ते हैं। इसलिए क्या होता है कि व्यक्ति और समाज एक साथ दोनों आपस में मिलकर आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले सामूहिक शिक्षा प्रचलन में थी, इसलिए व्यक्तित्व के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। जैसे जो पहले की शिक्षा थी उसमें क्या था कि सामूहिक शिक्षा थी, मतलब कि बहुत सारे बच्चों को एक ग्रुप में बैठा के पढ़ाया जाता था। हालांकि अभी भी यही प्रोसेस है, क्लासेस में एक बच्चे को स्पेशली नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं। लेकिन अभी क्या है कि इंडिविजुअल आप कोचिंग कराते हैं, ट्यूशन कराते हैं। तो और आप अभी भी ये तो है, पहले नहीं था लेकिन अब जो है आपके स्कूल में इंग्लिश मीडियम में अधिकतर देखा गया है कि पर्सनली एक एक बच्चे का क्या होता है, पर्सनल पर्सनल क्या होता है,
कि डेवलपमेंट कराया जाता है, हाँ, व्यक्तित्व का विकास कराया जाता है। एक समाज देखिए, पहले सामूहिक शिक्षा प्रचलन में थी, इसलिए व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता था। परंतु अब व्यक्तित्व के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जा यहाँ पे देखिए दिया जाता होगा, ठीक। परंतु अब व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दिया जाता है, ठीक। पर ये बार बार रिपीट हो गया, इसको कट कर दीजिए ना थोड़ा, ठीक। परंतु अब व्यक्ति के विकास के साथ समाज का भी विकास हो रहा है। देखिए जैसे कि पहले क्या बताया गया कि पहले सामूहिक शिक्षा प्रचलन में थी, इसलिए क्या होता था कि व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता था। हालांकि अभी भी जो है सामूहिक शिक्षा है, स्कूल में समूह में ही या क्लास में 20-30 बच्चों का एक सेक्शन होता है, तो उसमें भी समूह में ही पढ़ाई होती है, लेकिन वहां पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी जो है ध्यान दिया जाता है, यानी व्यक्तित्व के विकास पर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक। और जो है इससे क्या होता है कि समाज का भी विकास हो रहा है, ठीक। अगर आप इंडिविजुअली एक एक बच्चे का क्या करेंगे कि उनके व्यक्तित्व का विकास करेंगे, तो क्या होगा कि ऑलरेडी हमारे समाज का भी विकास होता जाएगा। जिस समाज में, जिस सोसाइटी में अच्छे व्यक्ति हैं, उस सोसाइटी का क्या है, विकास अत्यधिक तेजी से होता है, ठीक। अब अच्छे लोग का क्या मतलब है कि वह अच्छी सोच वाले हैं, सपोर्ट वाले हैं, और दूसरों की निंदा नहीं करते हैं, दूसरों को टॉन्ट नहीं मारते हैं, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। तो ऐसे अगर व्यक्तित्व के इंसान हैं आपकी सोसाइटी में, तो आपका समाज क्या होगा, और अच्छे से विकसित करेगा, ठीक। और उसका विकास अच्छे से होगा, ठीक। तो यह फर्स्ट पॉइंट था जो किससे संबंधित था, कि व्यक्ति के व्यक्तित्व से और सामाजिक से, ठीक। कैसे एक दूसरे आपस से आपस में मतलब मिलजुल के सहयोग के द्वारा वह विकास करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, लोकतांत्रिक उद्देश्य। लोकतांत्रिक मतलब वो क्या होता है कि इसमें लोगों में, जनता के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी, तो यह उद्देश्य देखते हैं। लोकतंत्र में जनता यानी नागरिकों को महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक। देखिए जो टॉपिक है उसी को मेन माना जाएगा उस टॉपिक के अंतर्गत, ठीक। लोकतंत्र में राजनैतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और सामाजिक पक्ष तीनों जनता के लिए माने जाते हैं। देखिए आपकी लोकतांत्रिक उद्देश्य में जनता और नागरिक की ही बात होती है, उन्हीं के बारे में क्या होता है, सारी चीजें होती हैं, ठीक। और जनता और नागरिक ही क्या होते हैं, सबसे मेन होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है, जो राजनैतिक पक्ष होता है, चाहे वह आर्थिक पक्ष हो, चाहे वह सामाजिक पक्ष हो, तीनों क्या होते हैं, जनता के लिए ही माने जाते हैं। ओके। आगे देखिए, लोकतंत्र में शिक्षा, धन, जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग आदि किसी भी आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो लोकतंत्र उद्देश्य है उसमें लोगों के बीच में या सभी व्यक्तियों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाता है, और किस किस चीज में या किस चीज बेस पे आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ना शिक्षा, धन, जाति, किसी वर्ग, क्षेत्र, लिंग आदि, इन किसी भी आधार पर आप किन सभी लोगों में क्या करते हैं, भेदभाव आप नहीं करते हैं और न ही किया जाता है, ठीक है। लोकतंत्र में सभी को एक समान शिक्षा का अधिकार है। जो लोकतंत्र का उद्देश्य है कि सभी को एक समान शिक्षा दी जाए। देखिए लोकतंत्र का उद्देश्य यह है कि लोकतंत्र में सबसे मुख्य जनता है आपका, ठीक। जनता कह लीजिए या आप नागरिक कह लीजिए, ठीक। और इन्हीं को क्या करते हैं, इन्हीं को मान के उनके ही पक्ष में क्या होता है, सारी चीजें माननी होती, चाहे वह राजनीतिक पक्ष हो, चाहे वह आर्थिक पक्ष हो, चाहे वह सामाजिक पक्ष हो। तो यह सब किसके लिए है, जनता के लिए ही माने जाते हैं। और लोकतंत्र में सबसे मेन है कि आप चाहे शिक्षा के आधार पर, धन के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग, क्षेत्र व लिंग के आधार पर आप लोगों में भेदभाव बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक। और लोकतंत्र में क्या होता है कि सबको एक समान शिक्षा का अधिकार है, ठीक। सबको शिक्षा अधिकार है कि सब, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वह निम्न जाति से संबंधित हो, चाहे वह लड़की हो, चाहे वह लड़का हो, ठीक। सभी को क्या है, एक समान शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, चरित्र के विकास का उद्देश्य। चरित्र के विकास का क्या उद्देश्य है। चरित्र का विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जो आपका चरित्र का विकास है वह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि कहा जाता है कि धन खो गया तो कुछ नहीं खोया। यदि स्वास्थ्य
खो गया तो कुछ खो गया, अगर चरित्र खो गया तो सब खो गया। मतलब चरित्र जो है वह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और आपको जैसे कि पता होगा कि चरित्र अगर इंसान का एक बार मतलब कि खो गया या किसी बस उनके ऊपर कोई दाग लग गया तो वह जिंदगी भर के लिए हो जाता है। आप चाहे जितनी सफाई दे दीजिए, चाहे आप जितना भी कर लीजिए, वह जिंदगी भर क्या होता है, वह साथ नहीं छोड़ता है। और कहा गया है कि अगर आपका पैसा खो गया या धन खो गया तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं खोया है, वह वापस आ सकता है। अगर आपका स्वास्थ्य खो गया या स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आ गई तो क्या होता है, कुछ कुछ खोया, लेकिन क्या है, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है एक समय पे दवा करने पे। लेकिन अगर आपका चरित्र खो गया या चरित्र पे कुछ भी आपके मतलब किसी ने कुछ भी लगा दिया या आपका चरित्र क्या बोलते हैं उसको कि खराब है, तो आप चाह के भी उसको क्या करते हैं, वापस पहले जैसा नहीं कर सकते हैं, उसको अपने शुद्ध रूप में नहीं ला सकते हैं। ठीक इसलिए जो है चरित्र जो है व्यक्ति के आदर्श, गुण, आदत आदि को अभिव्यक्त करता है। आपका जो चरित्र है वो व्यक्ति के आदर्श मतलब व्यक्ति किस तरह का है, उसके गुण कैसे हैं, उसके आदत कैसी है, वह उसके अंदर नैतिक विचार है कि नहीं, वह लोगों से कैसे बात करता है, बड़े छोटों को कैसे सम्मान देता है, इन सब में क्या है, यह सब चरित्र में सम्मिलित है। ठीक है, चरित्र व्यक्ति के मूल्यों, विश्वासों एवं व्यक्तित्व का कुल योग है। ठीक है, तो चरित्र का विकास समझ में आया कि चरित्र जो है वो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगर धन खोया तो कुछ नहीं खोया, वह वापस आ जाएगा। स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, लेकिन एक बार आप ट्रीटमेंट कराएंगे अच्छे से तो आपका स्वास्थ्य भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका चरित्र खो गया तो वह कभी नहीं वापस आ सकता है, वह हमेशा के लिए खो गया। और जो चरित्र है वह क्या होता है कि व्यक्ति के आदर्श की, गुण की, आदत का अभिव्यक्त करता है या बताता है। ठीक है, अब आइए फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि नागरिकता का उद्देश्य क्या है, नागरिक का क्या उद्देश्य है। ठीक है, संपूर्ण विश्व कई देशों में बटा हुआ है। जो वर्ड है पूरा वो सभी को पता है कि किसी न किसी कंट्री में बटा हुआ है। एक देश की सीमा में रहने वाले लोग और वहां के नियम कानून को मानने वाले लोग उस देश के नागरिक कहलाते हैं। जैसे आपका वर्ड है, ठीक, मान लिया ये वर्ड है, पूरा संसार है या विश्व है, ये क्या होता है कि अलग अलग देशों में बटा हुआ है। तो मान लीजिए आपका ये क्या है कि इंडिया है, ठीक, इंडिया है, थोड़ा सही से नहीं बना है, तो मान लीजिए ये आपका इंडिया है। ठीक, तो ये जो भारत है, इस सीमा के अंदर मतलब भारत की सीमा के अंदर रहने वाले जो लोग हैं और ये लोग जो देश का कानून है, नियम है, उसको जो फॉलो करते हैं, उसको जो मानते हैं, वही उस देश के क्या कहलाते हैं, नागरिक कहलाते हैं। अब चाहे वो श्रीलंका हो, ठीक, चाहे वो श्रीलंका हो, तो श्रीलंका के अंदर जो नागरिक होंगे वो अपने देश के कानून को, नियम को मानेंगे तो वो श्रीलंका के नागरिक हो गए। तो कहने का मतलब यही है, इन नागरिकों में कुछ विशिष्ट गुणों का विकास शिक्षा द्वारा करना ही नागरिक का उद्देश्य कहलाता है। अपने देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक, मतलब कि जो नागरिक हैं उनके गुणों का विकास किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा करना ही क्या कहलाता है, नागरिकता का उद्देश्य है। ठीक, अपने देश की जो शासन व्यवस्था कैसी है, सभी को पता है, लोकतांत्रिक है। ठीक है, फिफ्थ देखिए, शारीरिक विकास का उद्देश्य। इसका क्या उद्देश्य है, शारीरिक विकास शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शरीर ही धर्म का साधन है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शारीरिक स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए और साथ ही समाज और राष्ट्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। देखिए, शारीरिक विकास का उद्देश्य ये है कि शरीर जो है क्या हो, वो स्वस्थ हो। अगर कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आपका मस्तिष्क भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। आप जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अगर वह शरीर से ही स्वस्थ नहीं है तो अपनी पढ़ाई पे कैसे फोकस कर पाएगा, है ना। तो उसी प्रकार कहा जाता है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, आप चीजों को समझ पाएंगे, सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। और अगर समाज का हर व्यक्ति स्वस्थ है तो उससे क्या होगा कि समाज का भी
कल्याण होगा और देश का भी कल्याण होगा। मान लीजिए कोई देश है, वहां के जो लोग हैं वह किसी रोग से पीड़ित है, किसी भी मतलब सभी के सभी को कोई ना कोई बीमारी है, तो वह देश क्या होगा, उस देश का कोई विकास ही नहीं हो पाएगा। वो सब अपने में ही, अपने शरीर में ही, अपने रोग से ही लड़ते रहेंगे। और एक अन्य देश है कि वह स्वस्थ है, तो वह स्वस्थ है तो क्या होगी, जब कोई इंसान स्वस्थ है तो अपनी चीजों को छोड़ के वह दूसरों कामों में क्या होगा, व्यस्त होगा। तो ऑलरेडी सी बात है कि फिर उसके भी देश का या राष्ट्र का या समाज का क्या होगा, कल्याण होगा और उसका विकास होगा। ठीक है, अब देखिए छठा पॉइंट जो है वह है मानसिक विकास का उद्देश्य। ठीक, मानसिक विकास का क्या उद्देश्य है। मानसिक विकास का अर्थ बच्चे की स्मृति, कल्पना, निरीक्षण, तर्क, समझ आदि क्षमताओं के विकास से लेते हैं। मतलब जो मानसिक विकास यानी बुद्धि से जो संबंधित है, ठीक, तो उसमें क्या है, स्मृति मतलब याद, कैसी वो कल्पना करता है, निरीक्षण, तर्क क्या है, समझ क्या है, ये सब सारी जो क्षमता का विकास होता है वह मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। ओके, वास्तव में मानसिक विकास द्वारा ही व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। मतलब जो व्यक्ति है वह ज्ञान की प्राप्ति किसके द्वारा कर सकता है, अपने मानसिक विकास के द्वारा कर सकता है, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के समझ के लिए आवश्यक है। और जो आपका मानसिक विकास है वह भौतिक जगत के लिए और आध्यात्मिक जगत दोनों के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक, सातवां पॉइंट है आपका आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। जो आपका आध्यात्मिक विकास है उसका क्या उद्देश्य है। आध्यात्मिक मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का मतलब एक संबंध है, उसके बारे में है। ठीक, मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है, उसने शरीर में एक आत्मा निवास करती है। ठीक, मनुष्य जो है वो क्या है कि एक आध्यात्मिक है। ठीक, आत्मा और परमात्मा से दोनों से क्या होता है, वह संबंधित रहता है। उसके शरीर में एक आत्मा निवास करती है। क्या होता है कि हमारे शरीर में एक आत्मा निवास करती है जो कि सूक्ष्म, अनाद, अनंत, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। जो सूक्ष्म है, अनाद है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, सर्वज्ञ है मतलब सब जानता है, और सर्वशक्तिमान मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। यह व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शक्तियों पर नियंत्रण करके उसके नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास पर बल देता है। यह जो व्यक्ति है मतलब कि जो आपका आध्यात्मिक विकास है वो व्यक्ति की शारीरिक विकास पर, मानसिक शक्तियों पर क्या करता है, कंट्रोल करता है, और नैतिक और चारित्रिक गुणों पर विकास पर क्या करता है, बल देता है। ठीक, 8 पॉइंट देखिए, जीविका, जीविकोपार्जन का उद्देश्य। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है। अब देखिए जीविकापार्जन मतलब जीवन को मतलब व्यतीत करने के लिए या जीविका को चलाने के लिए जिन जिन चीजों का या जिन रास्तों का मतलब उपयोग करते हैं उसी का उद्देश्य। ठीक, जीवन को चलाने के लिए हमें क्या, हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है ना। हमें क्या, जीवित रहने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। ठीक है, इसलिए बच्चों को उनकी रुचि, रुझान, योग्यता के अनुसार मतलब कि कहने का मतलब है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए या अपना जीवन चलाने के लिए उसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। और इन सब चीजों की पूर्ति करने के लिए क्या होना चाहिए कि बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अनुसार मतलब वह किस चीज में रुचि लेते हैं, वह किस किस चीज में उनकी योग्यता है उसके अनुसार क्या करें कि खेती, व्यवसाय, दुकानदारी, वकालत, अध्यापन, डॉक्टर, लघु लघु उद्योग, कढ़ाई बुनाई, बड़े उद्योग, संगठन, प्रशासन आदि की शिक्षा देना, जिससे बच्चा अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। मतलब कहने का मतलब ये है कि जीवन को चलाने के लिए, ठीक, आप अपने बच्चे को उसकी क्या रुचि है, वह लाइफ में क्या बनना चाहता है, उसका गोल क्या है, उसका टारगेट क्या है, उसी के अनुसार आप उनको शिक्षा दीजिए ताकि वह अपना जीवन अच्छे से क्या करे, व्यतीत कर पाए। ठीक, मान लीजिए
कि कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और आप उस पे थोपिए नहीं तुम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पढ़ने की क्षमता ही नहीं है और आप उसको क्या कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं कि नहीं तुम ये पढ़ो तुम ये पढ़ो, तो ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा जिस चीज में इंटरेस्ट रख रहा है आप उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा दीजिए, ठीक है। ये आपका था जीविकोपार्जन का उद्देश्य। जो नाइन्थ है हमारा है सांस्कृतिक उद्देश्य, ठीक है। देखिए सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है। संस्कृत का संबंध व्यक्ति के अच्छे कार्यों से माना जाता है। किसी समाज की संस्कृति में समाज के व्यक्ति के रहन सहन, खान पान की विधियां, रीति रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य तथा धर्म दर्शन के उस विशिष्ट रूप से होता है जिसमें उसकी आस्था होती है एवं जो उनकी अपनी पहचान होती है। व्यक्ति का संबंध संस्कृति और समाज दोनों से है। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो आपका सांस्कृतिक उद्देश्य है वह जो है व्यक्ति के अच्छे कार्यों से माना जाता है, ठीक। और सांस्कृतिक जो उद्देश्य है वह समाज से संबंधित है। समाज में कैसे सब रहन सहन है, क्या खान पीन है, समाज की क्या रीति रिवाज है, और कला क्या है, संगीत, नृत्य, मतलब आदि चीज जो सांस्कृतिक से संबंधित है उसके बारे में है, ठीक। और व्यक्ति का जो संबंध है वह संस्कृति से भी है और समाज से है, दोनों से है, ठीक। अब 10th पॉइंट देखिए, अवकाश की सदुपयोग का उद्देश्य। अवकाश में क्या होता है, छुट्टी। जो आपकी छुट्टी है उसका क्या सदुपयोग है, अच्छा उपयोग का क्या उद्देश्य है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति अपने और अपने परिवार की जीविका कमाने के लिए अनेक कार्यों में लगा रहता है। जीविका हर व्यक्ति क्या होता है कि अपने परिवार की मतलब जीविका मतलब उसको जीने के लिए या जीवन व्यतीत करने के लिए जिस जिस चीज की सामान की या चीजों की जरूरत होती है उसकी पूर्ति करने के लिए वह व्यक्ति क्या करता है, कमाता है और अपने कार्य में लगा रहता है। तो इन सभी दैनिक कार्यों से मतलब इन सब की रोज के जो कार्य हैं उससे व्यक्तियों का जो समय बचता है वह अवकाश का समय कहलाता है। मतलब कि जैसे आप डेली कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो काम करने के बाद जो समय बच रहा है उसी को अवकाश कहा जाता है, उसी को छुट्टी कहा जाता है। तो इस समय में खेल कूद, मनोरंजन, अध्ययन, घूमने फिरने में व्यतीत कर सकते हैं। तो इस समय जो आपका अवकाश का जो समय है उसमें आप कुछ गेम खेल सकते हैं, कुछ मनोरंजन की चीजें देख सकते हैं, या आप पढ़ाई कर सकते हैं, या तो आप घूम फिर के अपनी छुट्टियों को आप बिता सकते हैं, ठीक। ये आप था अवकाश का सदुपयोग। अब जो 11th पॉइंट है वह है राष्ट्रीय एकीकरण का उद्देश्य। मतलब जो आपका राष्ट्र है या देश को एकता में बांधने का उद्देश्य, एकजुट होकर या एकता में रहने का उद्देश्य। किसी देश के लोगों को एक सूत्र में बांधे रहना, किसी देश के लोगों को एक सूत्र में बांधे रहता है, मतलब कि सभी एक देश के जितने लोग हैं उनको एक सूत्र में बांधे रहता है या एकता में उनको रखते हैं, जिससे देशवासियों में एकता की भावना रहती है। मतलब सबको एक साथ लेके चलेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, सभी देशवासियों के बीच में एकता आएगी। देशवासियों को अपने देश की परंपरा, रीति रिवाज, आकांक्षाओं आदि पर गर्व होता है। सभी देशवासियों, सभी देश के लोग अपनी अपनी परंपरा पे, अपनी अपनी रीति रिवाज पे क्या करते हैं, अपने देश पर क्या करते हैं, गर्व करते हैं, ठीक है। अब 12th देखिए, अंतरराष्ट्रीय सद्भाव का उद्देश्य क्या है। अंतरराष्ट्रीय विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में रहने वाले लोगों की आपसी सामंजस्यपूर्ण संबंध उस भावना से है जो व्यक्तियों को राष्ट्रीय सीमा से उठाकर समस्त विश्व का नागरिक बना देती है। देखिए अंतरराष्ट्रीय का मतलब है कि जैसे विश्व है, हाँ, विश्व के विभिन्न राष्ट्र मतलब अलग अलग देश में, ठीक। तो अलग अलग देश में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनको क्या होता है कि उनको उठाकर मतलब वह खुद किसी अन्य देश में जाकर क्या करते हैं कि उस देश के नागरिक बन जाते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि जो आपका अंतरराष्ट्रीय सद्भाव है वह अलग अलग देशों के व्यक्तियों को क्या करता है कि अपने देश से उठाकर या अपने देश से वह जाकर दूसरे देशों में जाके बसता है, तो वह
उस विश्व का नागरिक बना देता है। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति अपने देश से निकलकर किसी अन्य देश में जा रहा है अपने टैलेंट की वजह से, अपने काम की वजह से या अपने वर्क की वजह से, तो वही क्या कहला जाता है कि वह विश्व का नागरिक बना देता है उसकी जो है टैलेंट। और यह कैसे पॉसिबल है जब आपके आप उस देश में क्या होगा कि दोनों में सामंजस्य होगा, दोनों क्या होंगे, संतुष्ट होंगे एक दूसरे से, तभी यह पॉसिबल है। ओके, सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, सर्वांगीण का जहां भी आएगा तो वो हो जाएगा सभी दिशाओं में, मतलब एक चीज पे नहीं, सभी चीजों में, हर चीजों में विकास का उद्देश्य, ठीक, हर क्षेत्र में, हर दिशा में। तो देखते हैं, सर्वांगीण विकास से तात्पर्य संपूर्ण विकास से है। सर्वांगीण विकास से क्या तात्पर्य है, संपूर्ण विकास से। यहाँ से एक क्वेश्चन बना है ऑब्जेक्टिव में, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। देखिए, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, पहला है शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक विकास, ठीक। सेकेंड है मानवीय व सामाजिक गुणों का विकास। थर्ड है राष्ट्र प्रेम और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास से होता है। मतलब सर्वांगीण विकास क्या है कि संपूर्ण विकास, चाहे वह शरीर हो, चाहे वह मानसिक हो, चाहे वह चारित्रिक हो, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे वह मानवीय हो, चाहे वह सामाजिक हो, राष्ट्र प्रेम हो या विश्व बंधुत्व हो, मतलब सभी में क्या होता है कि व्यक्ति का विकास होता है। अब देखिए, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, जो आपके sorry, जो आपका वर्तमान भारत है उसमें उसमें जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। सॉरी, देखिएगा, शिक्षा की प्रक्रिया में उद्देश्यों का होना महत्वपूर्ण है। उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षा शुरू होने के पहले ही कर लेना चाहिए। जैसे कि शिक्षा की प्रक्रिया में क्या है, उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। जैसे आप अगर बिना उद्देश्य के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कभी अपना गोल अचीव ही नहीं कर सकते। आप बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, आपका कोई गोल नहीं है कि हाँ मुझे टीचर बनना है या मुझे कोई जो है जॉब करनी है या मुझे किस सेक्टर में जाना है, मैं किस चीज में योग्य हूँ। तो अगर आपको कोई उद्देश्य ही नहीं है तो आप अपने टारगेट को अचीव ही नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा की प्रक्रिया में उद्देश्य का होना क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उद्देश्य का निर्धारण आप कब करेंगे, शिक्षा शुरू होने के पहले ही। मतलब कि जैसे आप लोगों ने अपनी पढ़ाई शुरू की, तो पढ़ाई शुरू करने से पहले ही आप क्या करेंगे, अपना एक उद्देश्य बना लेंगे, अपना एक टारगेट फिक्स करेंगे कि हाँ मुझे ये बनना है और इस चीज के लिए मुझे अपनी पढ़ाई को या शिक्षा को शुरू करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों को जीवन के अनुरूप होना चाहिए। आपका जो शिक्षा का उद्देश्य है वह जीवन के अनुरूप होना चाहिए, ठीक। सेकंड, उच्च एवं महान आदर्शों, राष्ट्र की संस्कृति, धर्म व जीवन पर आधारित होना चाहिए। मतलब कि किस पे आधारित होना चाहिए, चाहे वह राष्ट्र की संस्कृति हो, धर्म हो व जीवन व दर्शन, उस पर आधारित होनी चाहिए। ओके। थर्ड है बच्चों की शक्तियों व सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। जो बच्चे हैं उनकी शक्ति क्या, उनकी सीमा कहाँ तक है, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ देख लेते हैं, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। मतलब शिक्षा के द्वारा जिन व्यक्तियों की क्या आवश्यकताएं हैं इनका भी पूरा होना भी क्या है, आवश्यक है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों के विकास पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति का जीवन है वह एक पक्ष पे नहीं, मतलब सभी पक्ष के विकास पर आधारित होना चाहिए। ओके। सिक्स्थ है आपका तकनीकी को बढ़ावा देना और नवीन खोजों को प्रोत्साहन देना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, और तकनीकी को बढ़ावा देना और नवीन खोजों को प्रोत्साहन देना। फोर्थ है व्यक्ति और समाज, सेवेंथ है सॉरी, व्यक्ति और समाज में सामंजस्य। मतलब व्यक्तियों में और समाज में क्या हो, आपसी सामंजस्य। यह सब क्या है आपका शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं जी। कोई टफ नहीं है, सब पढ़ा हुआ है, सब कॉमन सी चीज है, सब हमारे दैनिक जीवन से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए, एक एक पॉइंट को पढ़िए, जहां मेन लग रहा हो वहां की पॉइंट्स को ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम।
आधुनिक भारतीय शिक्षा के उद्देश्य। अब तक हम लोगों ने शिक्षा के उद्देश्य पढ़े। अब जो आपका मॉडर्न इंडियन एजुकेशन है, मतलब अभी जो आधुनिक भारत है, उस शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या है। तो आधुनिक के अनुसार हम क्या है शिक्षा का उद्देश्य, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका व्यक्तित्व का सम्यक विकास। ठीक, तो व्यक्तित्व का विकास में क्या क्या आएगा, वह है शारीरिक एवं मानसिक विकास, स्वधारणा मतलब स्वयं को जानना, जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास। जो आपका व्यक्तित्व का विकास है उसमें कौन कौन सा विकास आएगा, शारीरिक, मानसिक और स्वयं को जानना, जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास। ओके, सेकंड है आपका लोकतंत्री नागरिकता के गुणों का विकास। ठीक है, इसको देख लेते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था, नेतृत्व, ईमानदारी, कर्तव्य भावना, अनुशासन, सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता, सहनशीलता, राष्ट्र प्रेम आदि गुणों का विकास। ठीक, लोकतंत्र में ये आएगा कि लोकतंत्र के मूल्यों में आस्था कैसी है, नेतृत्व, ईमानदारी, कर्तव्य भावना, अनुशासन, सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता, सहनशीलता, राष्ट्र प्रेम आदि गुणों का विकास। ओके, और थर्ड पॉइंट है आपका चरित्र का निर्माण, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। और फोर्थ आपका है व्यावसायिक कुशलता का विकास। ठीक है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण, नए अवसरों की खोज, कार्य धारणा का विकास करना। हालांकि अभी आधुनिक से शिक्षा मतलब क्वेश्चंस कम बने हैं, लेकिन है वही चीज। ठीक, ये थोड़ा मॉडर्न हो गया है, मतलब आज के युग का हो गया, इसमें तकनीकी यूज हो रहा है, विज्ञान के जो प्रौद्योगिकी है उनके पे भी क्या होता है, प्रशिक्षण पे विकास हो, उनकी अवसरों को खोज मिले। यह सब भी पॉइंट अभी मॉडर्न के शिक्षा पर इन सब का उद्देश्य है। और सेवेंथ है राष्ट्रीय एकीकरण एवं अंतरराष्ट्रीय सद्भाव का विकास। इसमें जो है आपका राष्ट्र प्रेम व देशभक्ति की भावना का विकास, विश्व नागरिकता का भाव इत्यादि। ओके, छठा पॉइंट है भविष्य के अनिश्चित समाज के लिए तैयारी। इसमें क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व चिंतन का विकास, रचनात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की समझ और उनका विवेकपूर्ण मूल्यांकन। कहने का मतलब है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, चिंतन का विकास हो, रचनात्मक कार्य हो, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, इन सब का क्या हो, समझ हो और इनका विवेकपूर्ण मूल्यांकन हो। ओके, कार्य एवं अवकाश की बदलती परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की क्षमता। आज के आधुनिक युग में जैसे कार्य को लेके, अवकाश को लेकर जो भी कुछ परिस्थितियां बदलती हैं, उन पे आप सामंजस्य मतलब उनसे आप कैसे कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, उनसे कैसे आप संतुलित हो पा रहे हैं, तो इसके बारे में। हाँ, जिसके लिए ज्ञान और कौशल अर्जित करने के साथ साथ ज्ञान और रिपीट हो गया है, हाँ, ज्ञान और कौशल अर्जित करने के साथ साथ तरीकों को सीखना। ओके, मतलब इन सब के लिए क्या होगा कि आपको ज्ञान भी अर्जित करना पड़ेगा, आपके अंदर कौशल भी होने चाहिए और आपको क्या होना चाहिए कि तौर तरीके भी सीखने की जरूरत आपको क्या होगा, पड़ेगा। ठीक, तो ये था आपका 6 पॉइंट। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो चैप्टर 2 था। ओके, चैप्टर 2 में हम लोगों ने पूरा पढ़ा शिक्षा का उद्देश्य। ठीक, तो ये चैप्टर जो है आपका आज यहीं पे फिनिश हो गया। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस क्वेश्चन यही पूछेंगे, किसी एक शिक्षा का उद्देश्य दे देगा, उसको आपको डिफाइन करना होगा। आपके शिक्षण के शिक्षा के उद्देश्य के कुछ नाम पूछ लिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दो बन जाता है। अभी तक हालांकि 4-5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके थ्रू जो और बाकी कोई टॉपिक छूट गया है तो क्वेश्चन के थ्रू उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो फिर यहीं पे आज की क्लास एंड करते हैं। क्लास अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं या आपको कहीं पे डाउट होता है तो आप जो है कमेंट करके क्वेश्चंस जरूर पूछेगा और मन लगा के पढ़ाई करिए।
बार बार यही बोला जा रहा है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट बहुत ही खराब आया हुआ है, तो सेकंड में वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, क्लास खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।